ओके, हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो हमने अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। हमने डिस्कस कर लिया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं उस टॉपिक की हम शुरुआत ये करेंगे कि हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स। क्या है बेटा हमारे टॉपिक का नाम? हमारे टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स। मतलब क्या होता है भैया इसका? देखो एक बात समझना, कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? इन सेक्टर्स के डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करती है कि कौन से सेक्टर ने किसी भी कंट्री के, कौन से सेक्टर ने किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के कौन से सेक्टर ने कितना डेवलपमेंट किया है। उस डेवलपमेंट को अगर हम समझें तो समय के साथ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों का रोल चेंज होता रहता है। रोल चेंज होता रहता है मतलब देखो आपको ना आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ को अगर अपन एनालाइज करते हैं, इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं और इस ग्राफ को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो यहां पर देखो कि अगर 1973 और 74, कब की बात करें मैडम? 1973-74, इस समय हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत छोटी इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है। लेकिन इस छोटी इकोनॉमी में देखो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का जो साइन है वो किसका है? टर्शियरी सेक्टर का। रेड कलर का साइन किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का। और ब्लू कलर का कौन सा है बेटा? प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इतनी छोटी इकोनॉमी में भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है बेटा? प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा सा है और उसके बाद किसका है? टर्शियरी सेक्टर का। लेकिन आज के समय में 2013-14 में देखें तो देखो कितना चेंजेस आ गया है, क्या शिफ्ट आपको देखने को मिला है। जहां पर पहले प्राइमरी सेक्टर का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता था, आज की डेट में हमारी पूरी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम हो गया। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पहले भी कम था, पहले बिल्कुल कम था, आज भी सबसे मतलब आज सेकंड नंबर पे है। पहले सेकेंडरी सेक्टर का सबसे कम था, आज प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम है। पहले प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था और आज की डेट में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो ये शिफ्ट आपको देखने को मिलता है समय के साथ। अच्छा ये शिफ्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीजों को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि प्राइमरी सेक्टर ना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट का सबसे इनिशियल स्टेज होता है। अगर प्राइमरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो आपका सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप नहीं होगा और नहीं आपका टर्शियरी सेक्टर डेवलप होगा। क्यों नहीं होगा? कि भैया हमने पहले भी पढ़ा है कि सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल कहां से आता है? वो रॉ मटेरियल आपके पास आता है प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या चेंजेस इसमें नहीं है? तो ग्रोथ तो आपको ना प्राइमरी सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। प्राइमरी सेक्टर पहले इतना सा था, अब बढ़ गया, तो इंक्रीज हुआ है, नो डाउट। हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में ज्यादा इंक्रीज हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज के रीजंस क्या क्या है वो देखने को मिलते हैं। देखो कि मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड, फार्मिंग के मेथड्स बदल गए। अब याद करो चैप्टर नंबर कौन सा था आपका? एग्रीकल्चर वाला। उसमें हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद आगे कौन सी? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव में जो पुराने औजार थे उनको काम में ले जाता था, इंटेंसिव में मॉडर्न टूल्स को यूज किया जाने लगा है। तो वो क्यों पाया है? क्योंकि फार्मिंग के मेथड्स क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या हुआ है? प्रॉस्पेरिटी ली है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉस्परस होना शुरू हो गया, समृद्धि हो गई। क्यों हो गई? प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक टूल्स को यूज लिया जा रहा है, ठीक है। HYV सीड्स को यूज में लिया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स को यूज लिया जा रहा है। तो नो डाउट प्राइमरी सेक्टर में भी इंक्रीमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या है? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। जो न्यू न्यू मेथड्स आ गए, पहले किसान हाथ से बैल को बांध के अपने फील्ड्स को प्लो करता था, आज की डेट में क्या आ गए? ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं वहां पर। Many people could now
टेकअप अदर एक्टिविटीज, अच्छी लाइन है। पहले एक खेत में काम करने के लिए 10 लोगों की जरूरत हुआ करती थी, अब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से क्या हुआ, 4 लोग वहां पर काम कर सकते हैं, तो बचे हुए 6 लोग कोई और काम कर सकते हैं। वो कहां जा सकते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करने के लिए जा सकते हैं। और यही रीजन है कि प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर कहां बढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट का रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही, इतने ज्यादा लोगों के काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो लोगों के पास टाइम है तो वो लोग कहां जा रहे हैं, अब सेकेंडरी सेक्टर में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर का सिनेरियो देखते हैं अगर अपन, क्या है तो देखने को मिलता है कि न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। याद करो, पहले ना चरखा चलाकर है ना, वो जो कॉटन था उसको तैयार किया जाता था, कॉटन से थ्रेड बनाया जाता था। आजकल स्पिनिंग व्हील्स आ गए, स्पिनिंग जेनी, याद करो ना, चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ाया था आपको हिस्ट्री का, स्पिनिंग जेनी आ गई, तो मशीन्स हो गया, सारी चीजें मैकेनाइज हो गई। मैकेनाइज होने की वजह से काम, टाइम कम लग रहा है, प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का और जल्दी प्रोडक्शन होना इजी हो पा रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपांडिंग। पहले हमने पढ़ाया ना, ये चीज हम पढ़ के आए थे, वो पढ़ के आए तो कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हर घर को एक तरीके से, पहले हर घर को फैक्ट्री की तरह देखा जाता था। आज क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई है, अंडर वन रूफ सारा का सारा काम होने लगा है, तो कई सारे फैक्टर्स वहां पर इंपॉर्टेंट है। पीपल नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। पहले एक घर में ही मतलब 2-3 लोग काम कर रहे हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप है, सब पूरे घर के उसी में लग रहे हैं। आज लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री में क्या कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ काम कर पा रहे हैं। शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपको, ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। और धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर की तरह उभरकर सामने आ गया। क्लियर। अब अगला शिफ्ट देखने को मिला हमको सेकेंडरी सेक्टर से कहां पर, टर्शरी सेक्टर में। कहां देखने को मिला बेटा अगला शिफ्ट हमको, सेकेंडरी सेक्टर से कहां पर, टर्शरी सेक्टर में आपको अगला शिफ्ट देखने को मिला है। कहां देखने को मिला है बेटा, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में आपको अगला शिफ्ट देखने को मिला है। ध्यान से समझना कैसे। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in the developed countries. देखो ये फिनोमेना स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है, जहां पर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से आपको देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां देखने को मिलता है बेटा, टर्शियरी सेक्टर में आपको ये बड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। क्यों देखने को मिल जाता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विसेज की मांग है, जितनी अच्छी सर्विसेज होंगी उतना ही अच्छा क्या हो पाएगा, प्रोडक्शन हो पाएगा। आगे लिखा है, द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही तो रीजन हमको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से हुआ है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज की डेट में किसका हो गया बेटा, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ गया है। दिस इज इन द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, और ये मेनली कहां देखा जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज में। तो आपको हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिला, प्राइमरी सेक्टर से इकोनॉमी कहां शिफ्ट हुई है, सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर से कहां शिफ्ट हुई है बेटा, टर्शियरी सेक्टर में। और आज यही ग्राफ आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि जहां पर पहले एक समय में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, आज वो कौन बन गया है, सेकेंडरी सेक्टर। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। अब रीजन क्या है, रीजंस बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। क्या कारण है कि टर्शियरी सेक्टर इतनी तेजी से डेवलप हुआ है, इतनी तेजी से बढ़ा, कुछ तो कारण रहा होगा, उन्हीं रीजंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या लिखा है, देखो कि सम सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज, वो सबको ही चाहिए, उनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। एजुकेशन, डॉक्टर, पुलिस स्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिक सर्विसेज है। अगर ये सर्विसेज नहीं होंगी तो आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, अधूरा अधूरापन लगता है। ये सबको चाहिए, तो सर्विस सेक्टर, तो अब इन सब के अंदर बहुत सारे बिजनेस आएंगे तो सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली क्या करेगा बेटा, ग्रो करेगा। बात समझ में आ रही है ना। वही देखने को मिल रहा है कि सब सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज।
पोस्टल सर्विसेज नहीं होंगी तो आपके पार्सल्स एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएंगे। पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, कोर्ट भी तो क्या करता है, सर्विस ही दे रहा है ना, वहां पर जज बैठ के डिसीजन दे रहे होते हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, सरपंच हो गया है ना, पंचायत समिति वगैरह हो गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। In a developing country, the government has to take responsibility for the provisions of these services. और डेवलपिंग कंट्री में सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब पब्लिक सेक्टर की बड़ी जिम्मेदारी है इन सारी सर्विसेज को डेवलप करना। पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो भी इन सर्विसेज के अंदर क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। जब दोनों सेक्टर लग रहे हैं तो इनका तो इंप्रूवमेंट होना ही होना है। क्लियर है? पहला रीजन समझ में आता है। सेकंड रीजन आपको देखने को मिलता है कि द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा तो उसका कंजप्शन एक साथ नहीं हो सकता। समझना, अब एक बहुत छोटा सा सिनेरियो समझो बेटा यहां पर कि क्या होगा कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से हमारा मतलब क्या है? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का इंपैक्ट क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बहुत बंपर लेवल पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। अब प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना चीजों को अच्छे से, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो इसको क्या पूरा एक साथ कंज्यूम हो जाएगा? हमें टाइम चाहिए इसके कंजप्शन के लिए। जहां प्रोडक्शन हुआ है वहीं पर कंजप्शन हो जाए वो जरूरी नहीं है, इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा इनको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और उतना ही ज्यादा क्या बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। और ये दोनों किसके हैं? सर्विस सेक्टर के पार्ट है। सेम चीज आप किस में ले लो? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी बढ़ रहा है वहां पर। क्लियर? तो वो सब सर्विस सेक्टर का ही हमारे पास एक रीजन है डेवलपमेंट होने का। सो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज। क्लियर? और एक रीजन देखते हैं हम कि एज इनकम लेवल राइजेस, देखो समझना, अब लोगों की इनकम बढ़ी है, ऑब्वियसली बात है। पहले कोई आदमी 1,000 रुपये महीने की कमाता था, बहुत बड़ी बात थी, आज 1 लाख रुपए वो कमाने लगा है। अच्छा, इनकम बढ़ने के साथ क्या हुआ? खर्चे भी बढ़ते हैं। खर्चे कैसे बढ़ते हैं? रोटी वही खानी है, रहना उसी मकान में। आज भी लोग 100 साल पुराने मकान में रह रहे हैं। चलो नया मकान बना भी लिया तो एक बार बना लिया, लेकिन उस मकान में चीजें कितनी सारी चाहिए। पैसा बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, लोगों का घूमने फिरने का शौक बढ़ा है, आउटिंग करने का शौक बढ़ा है। यार चलो आज तो बाहर खाना खा के आएंगे, तो भैया खाना तो घर में भी वही है, और बाहर खाना खा के आओगे तो खाना तो वो भी वही है, बस रेस्टोरेंट में खाओगे तो रेस्टोरेंट वाला एडिशनल क्या देगा? सर्विसेज देगा। खाना तो वही खाना है ना, उसको तुम घर में बना के खा रहे हो, तुमको सर्विस नहीं मिल रही है। बाहर जाके खाओगे तो वो सर्विस का पैसा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो वो सर्विसेज की डिमांड अपने आप वहां पर बढ़ी। हम कहते हैं ना, जहां पे अच्छी सर्विस मिलेगी वहीं पर खाना खा के आएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। Certain sections of people start demanding more services like eating out, बाहर जाके खाना खाना, टूरिज्म, घूमने फिरने जाना, शॉपिंग करने जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाना पसंद करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के लिए लोग जा रहे हैं। आज कोई गिटार बजाना सीख रहा है, वो लोग उसके भी बड़े बड़े चार्ज करते हैं। तो वो क्या है? सर्विस सेक्टर ही तो है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी मिल रहा है वहां पर, सर्विसेज ही मिल रही है। तो सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना ही होना है। और आगे बढ़ते हैं, अपन क्या लिखा है कि ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज इमर्ज्ड। बहुत सारी नई नई सर्विसेज भी आ गई जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी, आजकल वो आ गई हैं। हमको आजकल मिलती है और हम उनको सबको लेते हैं और उसके ऊपर भी हमारा पैसा खर्च होता है, इसलिए सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है? इकोनॉमिकली बूम कर रहा है। सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेट, सेलुलर फोन्स। पहले के जमाने में कहां होते थे? आज होते हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं। वो सर्विस सेक्टर का ही आपका एक एग्जांपल है। Have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. So, disparities, अच्छा ये यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये सारे फैक्टर्स थे जो आपको ये बताते हैं कि क्या रीजन है जिनकी वजह से सर्विस सेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ा है, सर्विस सेक्टर का हमारे प्रोडक्शन में, हमारी इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंस बढ़ा है। लेकिन अब एक और सबसे बड़ी समस्या है कि सर्विस सेक्टर बढ़ा है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन हाँ, हम इस सर्विस सेक्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करें, अगर 2 तरीके से देखें तो दोनों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
डिस्पार्टीज देखने को मिल जाती है, एक अलग से हमें एक लेवल देखने को मिलता है, एक अलग ही फैक्टर देखने को मिलता है। थोड़ा सा और डीप में जाएं तो कैसे डीप में जाएं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, समझो। हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, सर्विस सेक्टर की। अब एक बात समझो कि क्या इस सर्विस सेक्टर को मैं दो पार्ट में बांट दूं, एक तो हो गई स्किल्ड सर्विसेज और एक हो गया अनस्किल्ड सर्विसेज। बार्बर, पेंटर, ठीक है, आपका कोबलर हो गया, सब सर्विसेज दे रहे हैं ना आपको। क्या इनकी डिमांड भी उतनी है, क्या ये भी इतना ही पैसा कमा रहे हैं, क्या इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी है? दूसरी तरफ स्किल्ड सर्विस देने वाले लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले लोग, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो जो डिमांड बढ़ी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो किसकी हुई है? स्किल्ड सर्विस सेक्टर की। डिमांड आज भी अनस्किल्ड की ज्यादा है, शुरू से ज्यादा है, लेकिन इनका पेमेंट बहुत कम है, इनको इतना पेमेंट नहीं मिल पाता, ये लोग अपना जीवन यापन ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। डिमांड इनकी ज्यादा है और इनकम इनकी ज्यादा है, एक ही डिस्पारिटी हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर? तो देखते हैं इसको अपन, डिस्पारिटीज इन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर की बात करें तो देखो, सर्विस सेक्टर पहला, एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, कई तरह के लोग होते हैं सर्विस सेक्टर में। इसमें पहला एग्जांपल लिया कि जहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज, जहां पर सर्विसेज की जो लिमिट है ना वो कम है, मतलब कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती है। अभी बताया मैंने कौन से होंगे? स्किल्ड। कौन से होंगे? स्किल्ड, हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स होंगे। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कौन होते हैं वो? अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड वर्कर्स। प्रॉब्लम क्या है कि एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, जो गाड़ी वगैरह सही कर रहे होते हैं, है ना, वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। ट्रांसपोर्ट पर्संस, जो ड्राइवर वगैरह, कंडक्टर वगैरह, क्या इनकी इनकम भी उतनी है जितना स्किल्ड और हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की नहीं है? बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग, बड़ी मुश्किल से कोई पैसा कमा पाते हैं, एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, इतना भी पैसा नहीं कमा पाते हैं कि अपना जीवन यापन कर सकें, फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम करने के लिए है ही नहीं, कुछ और उनको आता ही नहीं। प्लम्बर प्लम्बिंग का काम कर रहा है, अब उसको छोड़ के भैया तू तो अच्छा काम कर, वो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं, इतना एजुकेटेड नहीं है, कोई और काम कर नहीं सकता, बस प्लम्बिंग में अपना गुजारा कर रहा है वो। क्लियर है बेटा? और देखते हैं अपन, अब देखो आपको ना एक डेटा देखने को मिलेगा यहां पर, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कौन से सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या इसमें भी कोई शिफ्ट देखने को मिला है? अब देखो एक शिफ्ट समझना, आपने एक शिफ्ट क्या देखा है यहां पर कि प्राइमरी सेक्टर, देखो पहले एक इस शिफ्ट को ना ध्यान रखना, ये जो हमने अभी एक ग्राफ दिखाया था आपको, इसको ध्यान रखना। प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हुई, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का शेयर सबसे कम हो गया। किसमें? जीडीपी में। जीडीपी में शेयर क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर का कम हो गया, और सबसे ज्यादा शेयर कहां पर आ गया? सर्विस सेक्टर के पास। सेकेंडरी सेक्टर पहले सबसे कम था और अब सेकंड नंबर पर आ गया। लेकिन क्या, अब देखो ऑब्वियसली बात है ना कि अगर सर्विस सेक्टर का ग्रोथ इतना ज्यादा बढ़ा है, सेकंड से टॉप पे आ गया है, इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल शुड वर्किंग, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल शुड वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर। इफ सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट इन द जीडीपी, देन इट शुड बी, मतलब हमें ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए ना। क्या कंफर्म होना चाहिए? कि भैया ज्यादा, सबसे ज्यादा लोग भी फिर कहां काम कर रहे होंगे? सर्विस सेक्टर में काम कर रहे होंगे। प्राइमरी सेक्टर सबसे छोटा सेक्टर है जीडीपी में, तो सबसे कम लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी सबसे ज्यादा लोग कहां काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। तो क्या वहां जाके घास छीलते हैं क्या वो? जब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जीडीपी में उनका प्रोडक्शन सबसे कम आ रहा है, तो करते क्या है वो वहां पर? इसका मतलब वो काम नहीं करते हैं, इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड है, जो काम करते हुए दिखते हैं लेकिन काम एक्चुअल में उनका प्रोडक्शन कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब वो वहां पर बैठे हुए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उनको वहां से हटा दो तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब याद करो, ये आपको मैंने क्लास 9 के अंदर पढ़ाया था, कौन सा
अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेटा ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये कहलाता है। तो ये आपको प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? तो वही शिफ्ट आपको देखना है, वही शिफ्ट आपको यहां पर समझना है। क्या लिखा है, क्या यहां पर दिया हुआ, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी में सेक्टर्स की बात करें तो 1973-74 में सबसे हाईएस्ट जीडीपी में ग्रोथ किसकी थी? प्राइमरी सेक्टर की। और ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा लोग भी कहां काम कर रहे थे? प्राइमरी सेक्टर में। थर्ड नंबर पे कौन सा था? सेकेंडरी सेक्टर। और सबसे थर्ड नंबर पे लोग भी कहां काम कर रहे थे? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकंड नंबर पे कौन था? टर्शियरी सेक्टर। और उसी हिसाब से लोग काम कर रहे थे कहां पर? टर्शियरी सेक्टर में। ये बात समझ में आती है। लेकिन अचानक ये क्या हो गया भैया कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम, और फिर भी आज सबसे ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट 44% लोग कहां काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही ना, मतलब कंफ्यूजिंग कर रही है, क्योंकि जब जीडीपी में प्रोडक्शन नहीं आ रहा तो इतने लोग वहां कर क्या रहे हैं? इसी को तो क्या कहेंगे बेटा हम? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंडरी सेक्टर में ठीक है, यहां पर ठीक है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शियरी सेक्टर का। सबसे कम लोग यहां पर काम कर रहे हैं, केवल 31% लोग ही क्या कर रहे हैं? यहां पर काम कर रहे हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है इसका? ऑलमोस्ट 70%, ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन काम केवल कितने लोग कर रहे हैं? 31%। मतलब ये ज्यादा काम कर रहे हैं या 24 घंटे काम करते हैं? नहीं, इनका प्रोडक्शन ही ऐसा है, कम काम करने पे भी इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा लोग लगे हुए फिर भी वो काम, उनका प्रोडक्शन की वैल्यू कम आती है, एंड दैट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? वो लिखा है द शिफ्ट इन जीडीपी, जीडीपी में जो शिफ्ट हुआ है ना, इज नॉट सेम टू द शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट। जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट हुआ है, जीडीपी में शिफ्ट उस हिसाब से नहीं हुआ है। क्लियर? बात समझ में आ गई? कंफर्म है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या दिया है बेटा अपने को, ध्यान देना कि व्हाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्या कारण है कि भैया प्राइमरी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट में और जीडीपी में जो शिफ्ट है ना वो इक्वल नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने बता दिया आपको, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयड। काम करते हुए दिख रहे हैं लेकिन काम कर नहीं रहे, उनसे प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो देखने को मिलेगा। इट इज बिकॉज, क्या रीजन है? नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। पहली बात तो वहां पर इतना काम नहीं है कि जो प्राइमरी सेक्टर में लोग ठहरे बैठे हैं ना, तो केवल काम करते हुए दिख रहे हैं, उनको पता है हम फालतू काम कर रहे हैं, हमारे यहां काम करने का मतलब नहीं है। लेकिन वही बात, जाए तो कहां जाए? क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं है। दूसरा रीजन देखने को मिलता है, even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times, production तो 9 गुना बढ़ा है, but during the period employment in the industries went up around 3 times, लेकिन employment केवल 3 गुना बढ़ा है। रीजन? मशीनों पे हो रहा है काम, हाथों से काम होता है, मैनुअल वर्क होता है, तो वैसी बात है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड की भी ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एम्प्लॉयड की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि वर्क कैसा हो रहा है? मैकेनाइज्ड वर्क हो रहा है। दो रीजन समझ में आ गए अपने को। थर्ड रीजन है कि भाई प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है? केवल 5 टाइम्स, क्योंकि एक आदमी 4-4 आदमियों के बराबर काम कर रहा है। मोर देन half of the workers in the country are working in the primary sector, producing only about 1/6 of GDP. प्रोडक्शन 16% कर रहे हैं और काम कितने लोग कर रहे हैं? आधे से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई सबको? बार बार मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और क्या लिखा है देखो, अरे यही बात समझने के लिए आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है। किसकी स्टोरी दी हुई है बेटा? लक्ष्मी की स्टोरी दी हुई है। लक्ष्मी है ना, देखो कितनी सुंदर सी औरत है, उसकी फोटो भी दी हुई है। लक्ष्मी कौन है? जिसके पास 2 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड है। क्या है इसके पास? 2 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड। 2 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड का मतलब कि ये टोटली केवल रेन के ऊपर डिपेंड करती है, इसके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज
नहीं है। तो जब बारिश होगी तभी ये उसमें खेती कर पाएगी, मतलब साल में केवल एक ही फसल उगा सकती है, ठीक है। डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर, ये जो क्रॉप ग्रो कर रही है इनकी भी कोई प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है। आगे बात करें, ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर, 5 के 5 लोग उसमें लगे रहते हैं, इतनी जरूरत है नहीं लोगों की लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ये रीजन एग्जांपल हमको देखने को मिल जाता है। आगे लिखा है, दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्यों कर रहे हैं भैया सब लोग यहां पर काम, क्योंकि कहीं और उनके पास काम ही अवेलेबल नहीं है। आगे दिया है, एवरीवन इज वर्किंग नन रिमेन्स आइडल, सब काम कर रहे हैं, कोई फालतू नहीं बैठा है, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड, मतलब जो काम एक आदमी कर सकता है ना उसी एक काम को 4 आदमी कर रहे हैं, तो बेसिकली चारों को चारों फ्री है। अब उनमें से 3 को फ्री कर दोगे, अकेला काम कर लेगा तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, 4 के 4 बस मस्ती में काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के लिए कुछ और उनके पास है ही नहीं। This kind of underemployment is hidden in the contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. काम नहीं है, लगा हुआ है, unemployed दिखा है अपने को यहाँ पर, hence it is also called disguised unemployment. Clear? बात समझ में आ गई सबको? आगे अब तभी एक और व्यक्ति आ जाता है वहां पर पिक्चर में, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी बात करें तो ये स्पेशली काम मिलेगा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी मैंने बताया था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट स्पेशली काम मिलता है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, अच्छा ये सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं केवल एग्रीकल्चर में, और सेक्टर्स में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। पेंटर्स, प्लम्बर्स, है ना, रिपेयर पर्सन्स कर रहे हैं काम, बस चाहे पैसा नहीं मिला तो भी कर रहे हैं। कई बार होता है ना, तुम मेरे आगे काम कर जा, अजी ठाला तो बैठा है, ठीक है ले यार 50 रुपए में काम कराया, कुछ नहीं है तो कुछ से, कुछ नहीं से तो कुछ, अच्छा क्या कहलाएगा वो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कैजुअल वर्कर्स लाइक पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन, अदर डूइंग और जॉब्स। People of the service sector on the street pushing a cart or selling something, जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, they may spend the whole day, पूरा दिन निकाल देते हैं लेकिन कमाते कुछ भी नहीं है, तो वो भी disguised employment, disguised unemployment या under employment का ही एग्जाम्पल है। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक किसी को? आगे बात करूं, कंफर्म? चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन, और क्या लिखा है कि अब क्या तरीका है। प्रॉब्लम तो बता दी साहब, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सारी परेशानियां सारी बता दी। इन परेशानियों का कुछ तो समाधान होगा, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। आप लक्ष्मी की स्टोरी से कनेक्ट करो चीजों को। लक्ष्मी के पास क्या था, जमीन खूब थी, 2 हेक्टेयर जमीन थी मतलब, और उस पर सारे मतलब जमीन कम थी और ज्यादा लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। अगर उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाती है, सरकार अगर उसको लोन दे देती है, पैसा उसके पास आ जाता है थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट पे, उसके पास फंडिंग का अरेंजमेंट हो जाएगा, तो वो अपने फील्ड में क्या कर पाएगी, कुआं बना लेगी, एक वेल डिग करवा लेगी, वेल उसको मिल जाएगा, तो वो इरिगेशन के लिए केवल रेंट पे डिपेंड नहीं रहेगी, तो एक साल में 4 फसल ग्रो कर सकती है, 4 नहीं तो 3 तो ग्रो कर ही सकती है, 3 फसल ग्रो करेगी तो 5 लोग जो ठाले बैठे हैं ना, वो भी उसके अंदर कुछ न कुछ कर पाएंगे, उनके प्रोडक्शन थोड़ा दिखने लगेगा, इनकम बढ़ेगी उसकी। वही बात लिखा है कि द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर आवर फैमिली टू इरिगेट लैंड। बात समझ में आ गई? दूसरा, रिडक्शन इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क, कई तरह के बिल्डिंग मटेरियल वगैरह काम चलते रहते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, डैम कंस्ट्रक्शन के, इन लोगों को वहां पर लगाओ, वहां पर ये लोग काम करेंगे तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा, इनको भी जॉब मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फैसिलिटी, इन लोगों को इस तरह से तैयार किया जाए भैया कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करो, कोल्ड स्टोरेज चेन सिस्टम चालू करो ताकि इनकी भी अर्निंग बढ़े और ये जो ठाले बैठे लोग हैं ना, इनको भी काम मिले। एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर्स एंड अदर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो फार्मर्स को भी अपना काम बढ़ाना पड़ेगा, उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इस तरह से जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, चीप क्रेडिट लोन इनको दिया जाए, सस्ते दरों पर इनको लोन दे दें ताकि ये अपने लिए क्या कर सके, मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स को
कई अरेंजमेंट कर सकते हैं, उससे क्या होगा, उससे भी इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। यूजफुल इन बाइंग इक्विपमेंट्स एंड स्टार्टिंग न्यू वर्क। आगे identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। कहाँ कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, स्टोरेज में इनको काम मिल सकता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगला टॉपिक जो आपका आता है बेटा वो क्या है कि एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए कई सारे काम कर रही है। तो देखो गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसका नाम है नीति आयोग, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है नीति की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है बेटा, अब इसका क्या काम है भैया, इसने क्या किया है कि प्लानिंग कमीशन जिसका नाम आज नीति आयोग है, इसका एस्टिमेट है दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। केवल एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की जा सकती है अगर उस एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए तो। 20 लाख जॉब्स तो केवल कहां पर, एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा सिमिलरली इफ वी आर टू इंप्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर सकता है टू वर्क इन रूरल एरियाज। आज भी रूरल एरियाज में इनकी कंडीशन बहुत खराब है, डॉक्टर्स नहीं मिलते, नर्सेज नहीं मिलती है, वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इनकी स्थिति सुधारनी है तो इस फील्ड में भी आप जॉब क्रिएट कर सकते हो। इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इंप्रूव्ड, अगर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले तो कितने 35 लाख से ज्यादा लोगों को इसके अंदर एनुअल वर्क मिल सकता है। तो 3 सेक्टर्स के ऊपर विशेष जोर है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर। तो भैया सरकार ने अब तक कुछ किया है क्या इनके लिए, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। द सजेशंस डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इंप्लीमेंट। अच्छा अब आपने कहते सब एजुकेशन सेक्टर में बढ़ा देंगे, हेल्थ सेक्टर में बढ़ा देंगे, टूरिज्म सेक्टर में, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा समय जाने वाला है, ये कोई बहुत जल्दी होने वाला काम तो है नहीं। क्विक सॉल्यूशंस क्या है, व्हाट आर द क्विक सॉल्यूशंस? तो क्विक सॉल्यूशंस की बात करें तो इन सब में बहुत टाइम जाएगा। द सजेशंस डिस्कस्ड अबव वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इंप्लीमेंट, इनमें बहुत समय लगेगा। फॉर द शॉर्ट टर्म we need some quick measures to solve the problems of unemployment। जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वो क्या है, इसी बात को देखते हुए recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work। एक नया कानून बना दिया right to work कि हर आदमी को काम मिलने का अधिकार है in about 625 districts in India। और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है हमको मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा 2005। क्या है ये मनरेगा, मनरेगा क्या है, बात करेंगे हम क्या है मनरेगा कि स्टेट फाउंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। हर स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने यहां पर कुछ काम क्रिएट करें, काम नहीं है तो काम क्रिएट करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए। तो एकदम बावड़ियां खुदवा रहे हैं, तालाब खुदवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, उसमें इन लोगों को हायर किया जाता है। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं और जिनको काम की आवश्यकता है, जो काम कर सकते हैं और जिनको काम की आवश्यकता है, स्पेशली कहां पर, रूरल एरियाज में, आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर बाय द गवर्नमेंट। भैया उनको साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार तो देना क्या है, मैंडेटरी है, सरकार ने एक्ट बना दिया। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। और सरकार के पास काम है नहीं, सब सरकार ने कहते हमारे पास तो काम ही नहीं है, क्या करवाएं, मत करवाओ काम नहीं है तो फिर इनको बेरोजगारी भत्ता दो, फ्री में पैसे दो, लेकिन इनको इनकम मिलनी चाहिए। The type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act। और स्पेशली ऐसे कामों के ऊपर जोर दिया गया जिनसे आगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो सके। That's all about the मनरेगा। क्लियर? सो आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे बेटा इसके हम। टिल देन थैंक यू क्लास,
कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.